अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या कभी आपने सोचा था कि यूरोप जैसी कंट्रीज़ में लोग सर्दियों के लिए आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर देंगे? जी हाँ, यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ऐसा होना शुरू हो चुका है। पावर एनर्जी के बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं यूरोप में, और यूरोप में ये प्रेडिक्शंस हैं कि आने वाली सर्दियां जो है वो गैस की शॉर्टेज होगी और लोगों को हीटर जलाने के लिए या खाना बनाने के लिए गैस अवेलेबल नहीं होगी। तो इस डर से काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं यूरोप में कि जिन्होंने सर्दी से बचने के लिए और अपने चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर दी हैं। जब हम ये बात सुनते हैं तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि पाकिस्तान में दूर दराज गाँव में जहाँ पे गैस और बिजली नहीं होती, वहाँ पे लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं ताकि वो जला के उससे खाना बनाएं या सर्दियों में हीट का काम लें, उससे हीटर का काम लें। तो क्या यूरोप इतना पीछे हो गया है? जो यूरोप में जाने के ख्वाहिशमंद हैं या यूरोप में जा चुके हैं, क्या उनके लिए ये एक बुरी खबर है? इससे ज़्यादा कहीं तल्ख हकीकत बताने जा रहे हैं कि यूरोप किस तरह से किन प्रॉब्लम्स का अब शिकार होने वाला है और यूरोप क्या अब पुराने दौर में वापस जाने वाला है। यूरोप का जो डाउनफॉल है वो शुरू हो चुका है। क्या यूरोप इसको कंट्रोल कर पाएगा? क्या जिस तरह से एशिया की गरीब ममालिक हैं जो उनमें होता है कि आवाम को उन्हीं के हाल के ऊपर छोड़ दिया जाता है, क्या यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपनी आवाम को उन्हीं के हाल पे छोड़ देंगी, या कि वहाँ पे इंसानों की कदर है, वो लोग इसका सल्यूशन निकालेंगे? यूरोप का एक मुल्क है चेक रिपब्लिक, उसमें तकरीबन 350% जो एनर्जी के बिल्स हैं वो ज़्यादा हुए हैं, और वहाँ पे जो छोटे बिजनेसेस हैं वो कुछ क्लोज़ हो रहे हैं और कुछ क्लोज़ होने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी जो है वो जवाब दे गई है हाई प्राइसेस की वजह से और एनर्जी बिल्स की वजह से। इस वीडियो से हमें ये अंदाज़ा होने जा रहा है कि यूरोप में जाने वाले जो लोग हैं, क्या उनके लिए ये बुरी खबर है, या यूरोप में जो ऑलरेडी लोग हैं उनके लिए ये कितनी बुरी खबर है? क्या इतने अरसे से जो सिस्टम बनाए हैं उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट्स ने लोगों के लिए इतना अच्छे काम किए हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम हैं, क्या वो फ़ौरन ही कोलैप्स हो जाएंगे और कोई चीज़ काम नहीं करेगी? तो पहले हम देखते हैं कि ये इश्यूज़ हैं क्या, और उसके बाद देखते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो क्या सल्यूशन देने जा रही है। क्या यूरोप में जो लोग जाने वाले हैं या जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनका यूरोप जाना अभी भी ठीक है, या कि उनको अपने प्लान्स चेंज कर देने चाहिए? इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। इन क्राइसिस को सामने रखते हुए जर्मनी के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। जो रशिया ने सैंक्शंस लगाई हैं यूरोप के ख़िलाफ़, फर्दर भी जो गैस की सप्लाई है उसको टाइट करने जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो फूड क्राइसिस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, गैस के बिल्स, ऑयल के बिल्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो असर डालेगी, और यूरोप में ये एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ है। जर्मनी के लोग सड़कों पे निकल आए हैं और वो इस अप्रोच के ख़िलाफ़ हैं कि ये जो क्राइसिस पैदा हुए हैं, इन क्राइसिस के बदले में उनको रिलीफ चाहिए। इनमें से कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे पोलैंड हो गया, ग्रीस हो गई, इटली। ये कंट्रीज़ कह रही हैं कि ये इशू इस तरह से टैकल करना इजी नहीं है। गैस प्राइसेस के ऊपर जो है वो एक कैप होना चाहिए, ताकि उस कैप से कोई भी सप्लाई जो है वो ज़्यादा ना हो, गैस की सप्लाई उन प्राइसेस से ज़्यादा ना हो, ताकि इस क्राइसिस को कम किया जा सके। और फ्रांस जो है वो नेटो से बाहर निकलना चाह रहा है मैसिव ऑयल शॉर्टेज की वजह से। यूक्रेन को वेपन सप्लाई करने पे फ्रांस की जो आवाम है वो प्रोटेस्ट कर रही है, और वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का रेजिग्नेशन डिमांड कर रही है। ऐसे हालात में यूरोपियन यूनियन क्या करने जा रही है? उन्होंने कुछ ऐसे इकदामात लिए हैं कि जिनसे वाकई में पता चलता है कि यूरोप अगर इन क्राइसिस का हिस्सा बना है तो वो कुछ सोच समझ के बना है। उसने भी अपना जो फ्यूचर है वो देखा है, और वो ये समझता है कि अपनी इकोनॉमी को इतना जल्दी यूरोप जो है वो कमज़ोर नहीं होने दे रहा। उसमें चंद एक इकदामात उठाए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यूरोपियन कंट्रीज़ इस चीज़ के ऊपर एग्री हुई हैं कि जो भी गैस ख़रीदनी है ओपन मार्केट में, उसमें आपस में जो है वो कंपटीशन नहीं करना, ताकि ये क्राइसिस कम हो सकें।
इसमें होता भी है कि लेट से अगर आपस में कंपटीशन लग जाता है तो प्राइसेस फिर बूस्ट कर जाती हैं। अच्छा, यूरोप जो स्टेप लेने जा रहा है इन क्राइसिस से निकलने के लिए, उनका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपस में वो इस चीज़ के ऊपर एग्री हुए हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो गैस के मामले के ऊपर आपस में कंपटीशन नहीं करेंगी, और अगर आपस में कंपटीशन होगा तो ये क्राइसिस को जन्म देगा, प्राइसेस और ऊपर जाएंगी। तो आपस में वो कंपटीशन नहीं करेंगी, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है यूरोपियन अवाम के लिए। नंबर 2 के ऊपर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि गैस ख़रीदने के लिए यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो एज अ वन पार्टी होके, वन बायर होके बारगेनिंग करेंगी ताकि प्राइसेस उन्हें रीज़नेबल मिलें और जिसका फ़ायदा वो आवाम को दे सकें। नंबर 3 के ऊपर 200 बिलियन यूरो का पैकेज देने जा रहे हैं वो, जिसमें गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो वन ऑफ पेमेंट करें हाउस होल्ड्स को और स्मॉल बिजनेसेस को, ताकि वो सर्वाइव कर सकें एनर्जी के बिल्स की मद में। इसके अलावा नंबर 4 के ऊपर रशिया से अगर गैस की शॉर्टेज होती है या बंदिश होती है तो वो नॉर्थ अफ्रीका से लें और नॉर्वे से अपनी कमी को पूरा करें। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो LNG के ऊपर अपने आप को शिफ्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो रिज़र्व्स हैं उनको वो यूज़ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता ये चलता है कि यूरोप पूरे तरीके से अपनी तरफ से तैयार है इन क्राइसिस से निपटने के लिए। उसमें वो अपनी स्टोरेज को यूज़ करेंगे, लोगों को जो है वो रिलीफ देंगे। उसके बाद पहले से ही लोगों का वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई है, तो लोगों के ऊपर इतना असर उस तरह से नहीं पड़ने जा रहा कि जितना एशिया के गरीब किसी मुल्क में पड़ता है। जैसे आप पाकिस्तान के हालात देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट से एक आदमी है, यहाँ पे एक गरीब आदमी है, उसकी सैलरी ही 25,000 रुपये है और वो एक महीने बीमार हो जाता है। उसने सारी सैलरी अपनी बीमारी के ऊपर लगानी है, वो तो उसकी मजबूरी है, उसने हर हाल में लगानी है। लेकिन जब वो सैलरी अपनी सारी लगा देगा तो वो अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएगा, बिजली के बिल कहाँ से देगा, गैस के बिल कहाँ से देगा। उसने अपने हालात के साथ खुद लड़ना है, कोई उसकी हेल्प करने नहीं आएगा। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन लोगों ने सिस्टम्स बनाए हुए हैं, उनके सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर बड़े से बड़ा क्राइसिस भी आएंगे तो वो सरवाइव करेंगे। उनको फेस करने के लिए उनके पास बैकअप्स होंगे। हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर पॉलिसीज़ उनकी साल साल ऐसे ही गलत चलती रहेंगी तो फिर वो मुल्क जो है वो नीचे जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे मुल्क जो है वो इतने जल्दी नीचे नहीं जाते कि अगर लेट से एक कोई क्राइसिस हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो उनकी इकॉनमी का पट्टा बिल्कुल बैठ जाएगा। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता इतना जल्दी। हाँ, टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन ये है कि जिन कंट्रीज़ की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है वो उसको क्राइसिस से निकलने में भी इतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं होती, लोग इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करते। नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।